जय हिंद दोस्तों। लॉ विद गुरप्रीत के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है, आप सबका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद भारतीय कानूनों को आसान सरल भाषा में समझने का है। इस प्लेटफॉर्म पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, इट वुड बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 नए कानून जो हैं वो लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 3 कानून नए लाए गए हैं, ये मेजर क्रिमिनल एक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। दीज आर द 3 मेजर क्रिमिनल लॉज एंड ये जो एक्ट हैं, इन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे पुरातन 3 कानूनों को रिपील किया है और उनकी जगह ली है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इंडियन पीनल कोड 1860 को रिपील किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 2023, इसने द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिपील किया है। यह भी बताता चलूं आपको कि 1973 से पहले भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था जो 1898 का था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट के बाद उसे 1973 में जो है दोबारा से लागू किया गया था। और अब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने रिपील कर दिया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील किया है। तो हम इन 3 कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये 3 जो कानून हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटेंटिव लॉ है, मीनिंग देयर बाय ये ऑफेंस के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द ऑफेंस विच एक्ट और ओमिशन इज एन ऑफेंस, और उसके बाद ये सजा तजवीज करता है। इट टेल्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ, जो भारतीय न्याय संहिता है ये ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट के बारे में हमें बताता है। फर्ज किया अगर हमें पता चल जाता है कि फला आदमी ने ये ऑफेंस किया है और इसकी ये सजा है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बारे में भारतीय न्याय संहिता कुछ नहीं बताता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि एक प्रोसीजरल लॉ है, जो कि तरीकाकार बताता है कि ऑफेंस आपको पता चल गया है, पनिशमेंट पता है, बट हाउ टू प्रोसीड, आगे जो एक्यूज्ड है उसको आपने कैसे सजा तक पहुंचाना है, इसका सारा जो लेखा जोखा है, जो प्रोसीजर है, जो कार्रवाई है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के थ्रू हमें पता चलेगी। तो इट मीन्स दैट द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज बेसिकली अ प्रोसीजरल लॉ which tells the investigation agencies, investigators और even to the honorable courts कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये साक्ष्य के जो एविडेंस या सबूत हैं, इनको इकट्ठा करना, इनकी एडमिसिबिलिटी, इनको कैसे जो है आपके जजमेंट में कैसे इन सबूतों को कॉर्पोरेट करना, इन सब के बारे में ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये बताता है। तो आज का टॉपिक जो मैंने चुना है, यहां बिना वक्त जाया किए हम सीधे उस टॉपिक पे आते हैं
जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यू लॉज। ये टॉपिक जो मैंने चुना है, दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। चूंकि अब नए कानून लागू हुए हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमॉन्ग दीज इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कि ये इन कानूनों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अभी इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो मैंने ये जरूरी समझा कि जितना मैंने अपने लेवल पे इंटरप्रेट किया या जो मैं कानून के बारे में जो समझता हूं उतना मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि जो भी मैं यहां आपको बताऊंगा वो एग्जॉस्टिव है, क्योंकि कानून एक बहुत बड़ा समुद्र है। इट्स अ वास्ट फील्ड। यहां रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो समुद्र में एक कूजे की तरह, जैसे जितना एक कूजे में कोई नॉलेज आ सकती है उतनी नॉलेज मैं जो है आपको इंपार्ट कर सकता हूं। आप इसको फर्दर भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने आसान भाषा में इसको समझना है, तो मैं यही समझ के चलूंगा कि जो मेरे दर्शक हैं वो लेमैन हैं, उन्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसी तर्ज पे मैं ये यहां से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा। व्हाट इज एन एफआईआर, कि एफआईआर होती क्या है। बेसिकली एफआईआर जो कि शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR means the first information report about the commission of a cognizable offense that reaches the police first in point of time and is given to the officer in charge police station by victim or any other person having knowledge that a cognizable offense has been committed। तो आपने देखा कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और ये किसके बारे में है, इट इज अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है एंड इट इज फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहली जो है सूचना है जो कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दी जा रही है, और किसके द्वारा, विक्टिम द्वारा या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों इधर आपने देखा कि वर्ड आया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मैं यहां से ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं तो आप लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है असल में होता क्या है। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लास G BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज G कहती है कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मींस अ केस in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज G BNSS की कहती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिनको कि हिंदी में संज्ञेय अपराध कहेंगे और उर्दू में जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं, वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल दिखाए गए हैं, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। दोबारा समझते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस which are shown as cognizable in schedule 1st or in which a police officer can arrest a person without warrant। ये वो केसेस होते हैं, ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें एक पुलिस ऑफिसर को इख्तियार रहता है कि वो एक शख्स को, एक व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं।
देन हम दोबारा पीछे चलते हैं और क्या इसमें जी, अब द सेकंड इज ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एसएचओ को ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन कहा जाता है, बट द थिंग इज ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की भी डेफिनेशन जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई है। इट सेज सेक्शन सेकंड सब क्लॉज 1 and subsection 1 and clause R, it says officer in charge of a police station includes when the officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present। तो ये जो डेफिनेशन है सेक्शन सेकंड सबसेक्शन 1 क्लॉज आर, इट सेज कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जब थाना में मौजूद नहीं है या बीमारी के कारणवश या किसी और वजह से अपनी ड्यूटीज जो है वो नहीं निभा रहा है, उस वक्त जो उसका मतहत, उसका सबॉर्डिनेट नेक्स्ट इन रैंक होगा और उसका ओहदा, उसका जो रैंक है वो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होगा, वो इंचार्ज पुलिस स्टेशन के फराइज अंजाम देगा। इट मीन्स दैट अ पर्सन above the rank of constable can act as in charge police station। या रियासती सरकार, राज्य सरकार अगर डायरेक्ट करती है, अगर वो कोई हिदायत देती है, निर्देश देती है, तो कोई भी शख्स जो थाने में मौजूद है उसको ये ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के फराइज देने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो एक बार दोबारा समझते हैं, इंचार्ज पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी। जब पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी थाना भवन से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारणों से अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हो, तो थाने में उपस्थित वह पुलिस अधिकारी जो उस अधिकारी के बाद के रैंक का हो और सिपाही रैंक के से ऊपर हो, या जब राज्य सरकार निर्देश दे तो थाने में उपस्थित कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की ड्यूटी सरअंजाम दे सकता है। तो हमने देखा कि ये जो डेफिनेशंस थे इनको समझना निहायत ही जरूरी था इससे पहले कि हम आगे बढ़ते, क्योंकि एफआईआर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं पता होगा तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद दूसरा जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, इसके बारे में भी जानना जो था वो जरूरी था। अब ये इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? विक्टिम। विक्टिम जो है, विक्टिम में ना केवल वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, बल्कि उसका गार्डियन या उसके पेरेंट्स जो हैं इस विक्टिम की डेफिनेशन में शामिल हैं, और एनी अदर पर्सन, कोई दीगर दूसरा शख्स, कोई दूसरा व्यक्ति जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की कमीशन हुआ है, उसके बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। देन ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का? फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पुलिस एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल पब्लिक। The object of lodging an FIR from the point of view of a police is to obtain information of alleged offence for the purpose of tracing the offender who committed the offence। तो ये सीधी सी बात है, पुलिस जो है उसको जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए ये पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन कि ऑफेंस किसने किया है, कब हुआ है, कहां हुआ है, ताकि वो एक्यूज तक पहुंचे और उसके खिलाफ कार्रवाई बाअमल ला सके। दूसरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेंट, द एफआईआर इज वेरी एसेंशियल बिकॉज it is only after the registration of FIR that the criminal law is in motion, set in motion।
जो कानून है वो हरकत में तभी आएगा जब एफआईआर लॉन्च होगी। तो ये एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जो बहुत अहम है, क्योंकि इट सेट्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मोशन। तो एक इंफॉर्मेंट ने खबर दी, उसने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसने जो है एक्यूज्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबूत इकट्ठे किए, उसके बाद बयानात कलमबंद किए, नक्शा मौका बनाया, कुछ सर्च या सीजर्स किए, अरेस्ट किया, बेल आउट किया, रिमांड किया, देन फाइनली चालान पेश किया। तो ये सारे स्टेप्स जो इन्वेस्टिगेशन के हैं ये तभी मुमकिन हो पाएंगे ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो मुख्तसर तौर पे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट हमने देखे। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। ये इंफॉर्मेशन पहली होनी चाहिए, ये सूचना जो है इट मस्ट बी फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। इट मस्ट रिलेट टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होने चाहिए। देन इट शुड बी गिवन इन राइटिंग, ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये जुबानी भी हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है, और ये अब नए कानून के तहत बीएनएसएस के तहत अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। इट कैन बी गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चूंकि यहां वर्ड आया है तो हम इसको भी समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए ये सेक्शन 173 जो अब हम अभी आगे पढ़ने जाएंगे उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जिक्र है। सेक्शन सेकंड सबसेक्शन 1 और क्लास 1 बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी गई है। ये कहती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device or a computer or a audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार और उर्दू में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मुवासलात। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का के मायने हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, किसी भी तहरीरी, लिखित, वर्बल मौखिक या जुबानी, पिक्टोरियल चित्र में जो कि पिक्चर की फॉर्म में है, या वीडियो कंटेंट है विच इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, जिसका संचार या स्थानांतरण किया जाए विद द हेल्प ऑफ, किससे किया जाए, ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं इनकी मदद से इनको ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जाए। और ये किसको किया जाए? इट कैन बी ट्रांसमिटेड वेदर फ्रॉम वन पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को, या एक व्यक्ति से उपकरण को, या उपकरण से किसी व्यक्ति को। तो इनका जो संचार या स्थानांतरण है, जो ट्रांसमिशन या ट्रांसफर है, वो इन कंडीशंस में हो सकती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक आला से दूसरे आला को, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, या एक व्यक्ति से या एक शख्स से दूसरे डिवाइस को, या एक डिवाइस से एक व्यक्ति को। इसमें आता है इट इंक्लूड्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे हमारे हैंड हेल्ड सेट्स रहते हैं। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के बाद आ गया कंप्यूटर, वो तो सबको पता है, और ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा,
और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई दीगर, कोई अनदर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा उपकरण जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी सरकार थ्रू नोटिफिकेशन जारी करके जिसके बारे में स्पेसिफाई करे, वो उसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दोबारा से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मींस द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, लिखित, वर्बल मौखिक, पिक्टोरियल फॉर्म या वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, चाहे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो, चाहे एक व्यक्ति से एक उपकरण से दूसरे उपकरण को, या एक व्यक्ति से उपकरण को, या एक उपकरण से व्यक्ति को, तो उसको जब ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू किसके, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन, मोबाइल फोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा। और मरकजी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करके दीगर अगर और भी फर्दर कोई डिवाइसेस इसमें शामिल करना चाहती है तो वो इसमें स्पेसिफाई कर सकती है। देन हम आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो मेन टॉपिक है हमारा यहां से शुरू होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसमें हम कोई भी माइन्यूटली भी कुछ चीज स्किप करना नहीं चाहते। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि ये एफआईआर जो है कौन सी सेक्शन, कौन से प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता के तहत ये जो है दर्ज की जाएगी। देखिए ये चैप्टर जो इसका है 13 है, चैप्टर इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसके अंतर्गत सेक्शन 173 आएगी, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस संज्ञेय अपराधों की जो है इंफॉर्मेशन। तो 173 की जो सबसेक्शन 1 है ये कहती है एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station पहले हम इधर तक ही रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें देखिए मैंने कुछ लाल रंग से इसको हाईलाइट किया हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख ली, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को इख्तियार है कि वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब ये जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया है, ये जो पहले सेक्शन सीआरपीसी के तहत थी 154 जिसके तहत हम एफआईआर दर्ज करते थे, उसमें ये मिसिंग था। उसमें जुरिस्डिक्शनल एसेंशियल था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज पुलिस ऑफिसर तभी एफआईआर दर्ज कर सकता था अगर वो ऑफेंस की कमीशन उसके थाना हदूद में, उसके थाना की जुरिस्डिक्शन में हुई हो। बट इस नए कानून ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है। इसने कहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, जिसका मतलब हो गया कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी जुरिस्डिक्शन में, किसी भी एरिया में सरजद होता है, कमिट होता है, तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया एक आम आदमी जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है जिस भी पुलिस स्टेशन में वो चाहे। वो इस इंफॉर्मेशन को ओरली, इन रिटन फॉर्म या कम्युनिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकता है। और ये किसको देगा? ये इंचार्ज पुलिस स्टेशन को देगा। अब ये जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया जो है, irrespective of area, the use of word irrespective of area in this section has led to incorporation of a concept of zero FIR। ये आपने आजकल सुना होगा जीरो एफआईआर के बारे में। तो ये जो irrespective of the area वर्ड्स यूज किए गए हैं इस सेक्शन में, इसने एक नए कंसेप्ट को
कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन इस कंसेप्ट को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है. The use of words irrespective of the area in this section has led to the incorporation of concept of zero FIR, thereby making it mandatory for officer in charge of a police station to register the zero FIR as soon as he receives a report regarding the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence has been committed. मतलब ये हुआ कि जैसे ही अब इंचार्ज पुलिस स्टेशन को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की इत्तला मौसूल होगी, सूचना प्राप्त होगी, जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर सरजद हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं बल्कि किसी और थाना हदूद में वो जो है वाक़ा हुआ है, उस वक़्त वो बिना वक्त ज़ाया किए ज़ीरो FIR रजिस्टर करेगा. इसका मतलब द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो FIR हैज बिकम मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ न्यू लॉ, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. दैट इज व्हाट सेक्शन 173 इज सेइंग. अब इसमें एक और बात आ जाती है, द इंक्लूजन ऑफ जीरो FIR इंडिया. अच्छा, इसको मैं आपको बताता चलूं कि ये कंसेप्ट नया नहीं है, बट इट वॉज नॉट मैंडेटरी. ये कंसेप्ट जो है ये ऑलरेडी था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था. लेकिन अब सरकार ने ये नया कानून लाके इस कंसेप्ट को मैंडेटरी कर दिया है. जीरो FIR कंसेप्ट को मैंडेटरी करने का एक अहम मकसद ये है कि देखा गया है कि जो पब्लिक जब पुलिस स्टेशन में जाती है, कुछ पुलिस स्टेशन में, मैं सब में नहीं कहूँगा, तो जब वो FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो एक टेंडेंसी रहती है इंचार्ज पुलिस स्टेशन की कि वो जुरिस्डिक्शन को लेके बड़े पर्टिकुलर रहते हैं और वो उस इन्फॉर्मेंट को कहते हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ, आप कृपया करके जिस जुरिस्डिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है आप जाके उधर रजिस्टर करवा. तो वो जो पब्लिक है, जो वो इन्फॉर्मेंट है, ही बिकम्स अ शटल. जैसे बैडमिंटन के गेम में शटल होता है ना, एक कोर्ट से दूसरे, तो ही रन्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन ऑर्डर टू गेट द FIR लॉज्ड. तो उस वक्त उसको बड़ी प्रॉब्लम आती थी. तो ये नए कानून में जो जीरो FIR के कंसेप्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है, अब पब्लिक के लिए पब्लिक फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है. अब पब्लिक के लिए बड़ी आसानी रहेगी, चाहे कहीं भी जुर्म सरजद हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं भी हो, वो अपने घर में बैठ के भी और कहीं से भी और किसी पुलिस स्टेशन में भी जाके ये जो है अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं. तो ये कंसेप्ट इसका पहले कैसे था, किस फॉर्म में था, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं. द इंक्लूजन ऑफ जीरो FIR इन इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉ इज अ बिग स्टेप towards modernizing and improving the country's justice system. But it is pertinent to mention here that the concept of zero FIR is not new to our country. The concept of zero FIR can be traced back from the various decisions of apex court. Few of such decisions are discussed herein. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी एपेक्स कोर्ट है, इसके बहुत से डिसीजन ऐसे थे जिन्होंने जीरो FIR को मैंडेटरी कहा था और उसके इन डिसीजंस के कारण काफी जीरो FIR जो है वो रजिस्टर भी की जाती रही हैं. तो कौन से ये केसेस थे जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीरो FIR के बारे में डिसीजन दिए हैं? इट वाज स्टेट ऑफ AP वर्सेस पुनत्ती रामुलु. स्टेट ऑफ AP, आंध्र प्रदेश स्टेट वर्सेस पुनत्ती रामुलु. The Supreme Court held that refusal to record an FIR on the ground that the place of crimes does not fall within the territorial jurisdiction of a police station amounts to dereliction of duty. Dereliction of duty. Information about the cognizable offence would have to be recorded and forwarded to the police station having jurisdiction. Supreme Court ने साफ लफ्जों में कहा था कि जो FIR इस वजह से ना रजिस्टर की जाए कि वो उस पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस सरजद नहीं हुआ है,
जो है ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी मानी जाएगी ऑन द पार्ट ऑफ इंचार्ज पुलिस स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आगे हिदायत दी थी कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंचार्ज पुलिस स्टेशन को कोई इत्तला मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है, ही इज बाउंड टू लॉज एफआईआर एंड सब्सिक्वेंटली वो जो है उस एफआईआर को उस थाना हदूद या उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भेज दिया जाएगा जहां की ऑफेंस ओरिजिनली ऑकर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस केस में भी कहा था। देन रामेश कुमारा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस केस में भी एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था, ये हुक्म दिया था, ऑर्डर किया था कि the concerned police officer is duty bound to register the case on the basis of information disclosing a cognizable offense. In case of Ramesh Kumara versus State and City of Delhi, the apex court in case held that the concerned police officer is duty bound. वही कि ऑफिसर जो है he is duty bound to register 0 FIR and then transfer it. तो कुछ नोटेबल केसेस जो है वो मैंने यहाँ आपके लिए रखे ये बताने के लिए कि ये फेमस केसेस थे, इनफेमस या फेमस केसेस जिनमें कि 0 एफआईआर जो है उसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले आप देखिए निर्भया केसेस। द इनफेमस निर्भया गैंग रेप केस इन दिल्ली इन 2012 brought the concept of 0 FIR in the limelight. ये जो निर्भया गैंग रेप केस हुआ था 2012 में दिल्ली में, इसने पहली बार 0 FIR कंसेप्ट को लाइमलाइट में लाया था। क्या हुआ था उस वक्त? द विक्टिम्स फ्रेंड इमीडिएटली रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस। जो विक्टिम थी उसकी जो फ्रेंड थी उसने इमीडिएटली इंसिडेंट को जो है पुलिस की नॉलेज में लाया था और 0 FIR रजिस्टर करवाई थी एंड the case was later transferred to the appropriate police station for further investigation. तो इसमें निर्भया केस में उसकी विक्टिम की जो दोस्त थी उसने 0 FIR रजिस्टर करवाई और बाद में वो 0 FIR जो अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन था जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। देन द केस ऑफ बनवारी देवी केस में क्या हुआ था? In Banwari Devi case, a nurse was abducted and murdered in Rajasthan in 2011. एक नर्स को अगवा किया गया और उसका कत्ल कर दिया गया राजस्थान में 2011 में और इसके पति हर हस्बैंड रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट। बनवारी देवी केस में इनके हस्बैंड ने जो है वो जोधपुर पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करवाई और लेटर ऑन ये एफआईआर ट्रांसफर होके सीबीआई के पास चलेगी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देन देयर वाज अ केस ऑफ अनीता खुशवा वर्सेस पुष्प सूदन। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ 0 FIR इज मैंडेटरी इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। द कोर्ट स्टेटेड द पुलिस have a statutory duty to register an FIR irrespective of the territorial jurisdiction. The same decision Supreme Court gave in case of Anita Kushwa versus Pushp Sudan. Then the case Delhi High Court in the case of court on its own motion versus state and others. Delhi High Court ने in the case of court on its own motion versus state and others में डायरेक्ट किया था कि सभी पुलिस स्टेशन, तमाम पुलिस स्टेशन जो दिल्ली के हैं वो 0 FIR रजिस्टर करेंगे इन केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एज पर द गाइडलाइंस लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में हाई कोर्ट ने तमाम दिल्ली पुलिस स्टेशंस को ये डायरेक्शन दी थी, हुक्म जारी किया था कि अगर वो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस अगेंस्ट विमेन हैं उनको वो फौरी तौर पे एज अ 0 FIR रजिस्टर करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन कि किस थाना हदूद या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये जो वाक़ा है वो सरजद हुआ है। देन कमिंग बैक टू द सेक्शन 173, ये मेरे समझाने का मकसद ये था कि हम अगर साथ साथ समझते जाएंगे तो
कोई भी चीज जो है वो स्किप नहीं होगी। तो हमने यहां देखा एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ये हमने देख लिया। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वर्ड्स ने जन्म दे दिया है कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर को, विच नाउ हैज बीन मेड मैंडेटरी अंडर द बीएनएसएस। देन वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये जो सेक्शन 173 है इसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी जिक्र किया है। तो वो जो डेफिनेशन अभी हमने समझी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, कि जो रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल, वीडियो कंटेंट जो ट्रांसमिट या ट्रांसफर किया जाएगा, जस्ट अभी हमने उसको समझा, इसका जिक्र अब इधर आ गया, तो यहां आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम ले लेते हैं एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station। तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब ये कहते हैं कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन, अगर वो ओरली या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दी जाती है, अगर वो ओरली है, it shall be reduced in writing by the officer in charge police station either by himself or under his direction by any of his subordinates। तो मतलब ये है कि अगर ये इंफॉर्मेशन जुबानी दी जाती है तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का ये फर्ज है कि वो उस जुबानी दी गई इतला को, इंफॉर्मेशन को जो है तहरीरी शक्ल दे, उसको रिटन फॉर्म में लाए या अपनी डायरेक्शंस के तहत किसी सबॉर्डिनेट से उसको रिटन फॉर्म में लाए। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द रिटन फॉर्म, फिर वो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेंट है उसको लाउडली पढ़ के सुनाई जाएगी। पढ़ के सुनाने के बाद उस इंफॉर्मेंट के इस इंफॉर्मेशन पे जो है दस्तखत लिए जाएंगे, ये साइन की जाएगी इंफॉर्मेशन बाय द इंफॉर्मेंट। Orally it shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as I first said shall be signed by the person giving it। जो इंफॉर्मेंट है, जो शख्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इस पे दस्तखत करेगा। Then if it is given by electronic communication, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी जा रही है, it shall be taken on record by him only on being signed within 3 days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf। ये जो हमारी सेक्शन 173 की सब सेक्शन 1 की क्लॉज सेकंड है, इसमें एक नए कंसेप्ट को लिया गया है जो कि सेक्शन 154 सीआरपीसी में मिसिंग था। उसमें ज्यूरिस्डिक्शन वाला पार्ट भी मिसिंग था। अब ये पार्ट जो है ये भी मिसिंग है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, इंचार्ज पुलिस स्टेशन उसको तभी रिकॉर्ड पे लेगा, मीनिंग वो तभी उसको केस को एफआईआर के रूप में रजिस्टर करेगा अगर वो शख्स जो इंफॉर्मेशन दे रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो 3 दिन के अंदर अंदर थाना में हाजिर होके, पुलिस स्टेशन में आके वो उस स्टेटमेंट पे दस्तखत करेगा। तो ये लिखा हुआ है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम, यानी हिम आ गया ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, बीइंग ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट, एंड द सबस्टेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक। तो वो जो बुक रखी गई होगी, ये जैसे डेली डायरी या एनी रजिस्टर्ड स्पेसिफिक रजिस्टर विच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स, अगर रियासती हुकूमत, राज्य सरकार अगर रूल्स बना के कोई इस सिलसिले में स्पेसिफिक बुक
के बारे में कहती है कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाएगा, तो ऐसे बुक में, ऐसे रजिस्टर में या रोजनामचा जिसे हम कहते हैं डेली डायरी में सब्सटेंस इसका जो है उसको एंटर किया जाएगा। तो इससे हमें एक चीज नहीं पता चली है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन देता है तो ये इंफॉर्मेशन जो है तभी एफआईआर रजिस्टर की जाएगी जब वो 3 दिन के अंदर अंदर आके इस इंफॉर्मेशन को जो है वो सिग्नेचर करता है, अपने हस्ताक्षर करता है और इसका सबस्टेंस जो है वो जो है उस बुक में डाला जाएगा, उस बुक में एंटर किया जाएगा जो कि रियासती हुकूमत जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब करेगी इस बिहाफ में बाय रूल्स। देन आगे हम चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट, इस सेक्शन में एक चीज और बताई गई है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द, यहां एक चीज हम और ले सकते हैं इन कंटिन्यूटी, क्योंकि इसका यहां बताया जाना बहुत लाजमी है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमने कहा कि उस व्यक्ति ने साइन करने हैं तभी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। बट अगर वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेंट है, इफ ही इज इन डिस्ट्रेस, अगर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया फॉर इंस्टेंस, वो कैसे थाने आएगा और आके वो अपने हस्ताक्षर करेगा? तो पुलिस ऑफिसर जो है, इंचार्ज पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर ऑन ड्यूटी जिसको कि ये इतला दी गई है, ही हैज टू मेक आउट, उसको इस ऑफेंस की ग्रेविटी और नेचर पता करने की जरूरत है कि ये जो ऑफेंस है क्या इसमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं, या 3 दिन वेट करना है। तो ये डिस्क्रिशन है पुलिस ऑफिसर की जो एसओपीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी जारी की गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने कहा, उसमें भी लिखा गया है कि अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इमीडिएट एक्शन की, उसकी इंटरवेंशन की इमीडिएट नीड है, उस वक्त जो है वो किसी इंफॉर्मेंट के किसी रिश्तेदार या एक्वेंटेंस नोन को बुला के भी साइन ले सकता है। इन केस वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर उसको लगता है कि इंफॉर्मेंट काफी प्रॉब्लम में है और वो आ नहीं सकता, तो इन दैट केस ही कैन एक्ट ऑन हिज ओन, उसके वो खुद भी जो है एफआईआर अपने बिहाफ पे रजिस्टर करके तो कार्रवाई बाअमल ला सकता है। इन केस उसको लगता है कि ये सीरियस ऑफेंस है एंड द इंफॉर्मेंट वुड बी इनकेपेबल टू रीच पुलिस स्टेशन टू गेट टू रजिस्टर द एफआईआर आफ्टर बीइंग साइंड, साइन करने के लिए वो थाने में जो है हाजिर नहीं आ सकेगा और एफआईआर जो है रजिस्टर नहीं की जा सकेगी। उस वक्त ये डिस्क्रिशन है इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास कि अगर ऑफेंस किसी ऐसे नेचर का है तो वो फौरी तौर पे उस पे एक्ट करे। देन इसमें एक चीज और है, सब सेक्शन 173 में जो प्रोविजियो दिया गया है उसमें कहा गया है प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an offense under section 64, 65, it is up to 71, then section 74, section 75, 76, 77, 78, 79 और section 124 of भारतीय न्याय संहिता 2023। ये जो इसका प्रोविजियो है वो कहता है कि शर्त ये है कि अगर ऑफेंस जो है इन दफात के तहत, इन सेक्शन के तहत जो है सरजद हुआ है, कमिट हुआ है और जो कंप्लेनेंट है, द कंप्लेन जो या इंफॉर्मेशन जो है वो एक औरत या महिला द्वारा दी जा रही है, उस सूरत में जो इंफॉर्मेशन दर्ज करेगा, रिकॉर्ड करेगा, दैट पर्सन शुड बी अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और अ वुमेन ऑफिसर। इसका मतलब यह हुआ जो ऑफेंसेस औरत के खिलाफ जो हैं सरजद हुए हैं, अगर औरत अपने खिलाफ जो ऑफेंस हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन देने आती है या देती है, तो उस वक्त ये सेक्शन मैंडेटरी करती है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक महिला
पुलिस ऑफिसर या एक महिला ऑफिसर द्वारा दर्ज की जाएगी। ये आपकी सहूलियत के लिए और ये जानने के लिए कि ये कौन कौन सी सेक्शंस हैं और इनकी हेडिंग्स क्या हैं, तो मैंने यहाँ ये एक अलग से इनको चिन्हित करके रखा है। ये जो चैप्टर 5 है इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं वो चैप्टर 5 कवर करता है। ये तमाम सेक्शंस जो हैं ज़्यादातर वो इसी चैप्टर में फॉल करती हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं। सेक्शन 64 जिसका मेंशन किया गया है इसमें प्रोविजियो में, 64 इज अबाउट द पनिशमेंट फॉर रेप, देन 65 इज अबाउट the punishment for the rape in certain cases, then it is section 66 punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim, then section 67 it is sexual intercourse by husband upon his wife during separation, then 68 is sexual intercourse by a person in authority, section 69 sexual intercourse by employing deceitful means, etc. Section 70 gang rape, 71 punishment for repeat offenders, 74 assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty, section 75 sexual harassment, section 76 assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, section 75 voyeurism, section 78 stalking, section 79 word, gesture or act intended to insult modesty of a woman, section 124 voluntarily causing grievous hurt by use of acid etc. तो in short these all offenses are against women. ये तमाम जो जुर्म हैं ये जो हैं एक महिला एक खातून के अगेंस्ट है। अगर ये जुर्म जो हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक औरत द्वारा एक महिला द्वारा, तो उस वक्त ये ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन जो है एक महिला पुलिसकर्मी ऑफिसर या एक महिला ऑफिसर जो द्वारा दर्ज की जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, एक और प्रोविजियो है, इट सेज प्रोवाइडेड फर्दर दैट in the event of that person against whom an offense, ये जो offenses ऊपर बताए गए हैं अगर ये किसी ऐसे शख्स के खिलाफ सरजद हुए हैं, ऐसे शख्स के खिलाफ हुए हैं जो कि टेम्परली परमानेंटली या परमानेंटली और टेम्परली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है। कहने का मतलब स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, यानी कि टेम्परेली और परमानेंटली, मेंटली आ गया मानसिक तौर पे या जो है शारीरिक तौर पे, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मानसिक तौर पे और या शारीरिक तौर पे, जहनी तौर पे या जो है शारीरिक तौर पे अगर कोई आदमी डिसेबल है माजूर है और तब उससे अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन, ही हैज टू विजिट हिज रेजिडेंस, उसको उसके घर पे जाके वो जो इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। या तो वो उसके घर पे जाएगा या किसी दीगर जगह, कोई दूसरी जगह जो कि उसकी चॉइस की होगी, जो आदमी जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। In the event that the person against whom an offense under section 64 to 71, then 74 to 79 और section 124 of भारतीय न्याय संहिता, here the sections मैंने आपको बताया था कि offenses जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही पता चलते हैं। तो offenses अंदर 124 of the भारतीय न्याय संहिता is alleged to have been committed or attempted, ये इल्ज़ाम है कि ये ऐसे ऑफेंसेस, इनमें से कोई ऑफेंस उस शख्स के खिलाफ हुआ है या अटेम्प्ट किया गया है, उसका जो है इर्तिकाब करने की कोशिश की गई है, उस वक्त अगर वो शख्स जिसके खिलाफ ये ऑफेंस जो है एलेज्ड है कि कमिट किया गया है या कोशिश की गई है, वो शख्स अगर टेम्परेरी
या परमानेंटली तौर पे मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तब ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा उसके घर में या उसकी बताई हुई उसकी कन्वीनियंट प्लेस पे जो है चॉइस की जगह पे ये जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मीन्स दुभाषिया, जो इंटरप्रेटर है दुभाषिया हो गया, और आ स्पेशल एडुकेटर, स्पेशल एडुकेटर की मौजूदगी में एज द केस में भी, जैसा भी मामला होगा तब जो है इन की प्रेजेंस में या इंटरप्रेटर की या स्पेशल एडुकेटर की प्रेजेंस में जो है उसके जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। और अब इसकी जो क्लॉज बी है ये कहती है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, इट विल बी वीडियोग्राफ। देन द सी कहती है इसकी सब क्लॉज सी, द police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible। जो पुलिस ऑफिसर है वो इस शख्स की, ये जो शख्स ऊपर हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन, इसकी स्टेटमेंट जल्द अज जल्द, जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक मैजिस्ट्रेट के थ्रू सेक्शन 183 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के तहत दर्ज करवाएगा। ये जो पहले कार्रवाई सेक्शन 164 के तहत की जाती थी, 164 सीआरपीसी के तहत, अब बीएनएसएस में वो कार्रवाई जो है सेक्शन 183 के अंतर्गत की जाती है। देन सेकंड इसका कहता है जो सेक्शन सबसेक्शन है, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब क्लास 1 शैल बी गिवन forthwith free of cost to the informant or the victim। जो सबसेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, ये सबसेक्शन 2 कह रही है कि जो सबसेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, इंफॉर्मेशन मींस जो एफआईआर रिकॉर्ड की गई है उसकी जो है एक नकल, एक कॉपी इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उसको प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू इंफॉर्मेंट और द विक्टिम। मैंने आपको पहले ही बोला था इंफॉर्मेंट और विक्टिम, इंफॉर्मेंट जिसने इत्तला दी, विक्टिम में जो जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है एक वो भी हो सकता है या उसका कोई गार्डियन या कोई पेरेंट रिश्तेदार भी इस विक्टिम की डेफिनेशन में आते हैं। देन इसकी सबसेक्शन 3 कहती है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, कहते हैं मींस विदाउट अफेक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 175। सेक्शन 175 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस ऑफिसर्स के इख्तियारात हैं कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे, उसके बारे में है सेक्शन 175। लेकिन ये सबसेक्शन 3 कह रही है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable by 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of a police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। ये एक कंसेप्ट नया इसमें शामिल किया गया है इस सेक्शन में। ये इस कानून ने एक नया कंसेप्ट लाया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का बेसिकली कंसेप्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट में कुछ गाइडलाइंस दी थी, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए जाने के बारे में कहा था। उसमें इसका एम्बिएंट थोड़ा छोटा था। अब इस सेक्शन में उसके जो इसके एक्सटेंट को, इसके एम्बिएंट को बड़ा किया गया है। तो ये सेक्शन 173 की सबसेक्शन 3 कहती है कि विदाउट अफेक्टिंग द प्रोविजंस गिवन इन सेक्शन 75, अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की
रिपोर्ट जो है इंचार्ज पुलिस स्टेशन को की जाती है, जिसमें कि उस ऑफेंस की सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तो उस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर, वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन after the prior permission, after seeking the prior permission from the DYSP, क्या करेगा? वो प्रायर परमिशन हासिल करेगा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसका रैंक DYSP के रैंक से कम नहीं होगा। उससे प्रायर परमिशन हासिल करने के बाद वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, जिसमें कि वो ये जानने की कोशिश करेगा कि जो रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसे दी गई है, वेदर दैट ऑफेंस हैज हैपेंड, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं। तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को उसको कंप्लीट करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। इस ज़ाब्ते में 14 डेज दिया गया है। तो अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम है, वो प्रायर परमिशन सीख करके किससे? एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसका ओहदा रैंक DYSP से कम नहीं होगा, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर सकता है जो कि उसे 14 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है, टू ascertain whether a prima facie case for proceeding in the matter exists or not। क्या to ascertain, क्या जानना चाहेगा? To ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। क्या इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है हुआ है? और ये मैं आपको बता दूं कि 14 डेज यहां मेंशन तो किया गया है, बट इट डजंट मीन कि वो पूरे 14 डेज ही ले। एज सून एज ही कम्स टू नो दैट अ प्राइमा फेशिया केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एग्जिस्ट, उसको उसी वक्त तुरंत FIR रजिस्टर करनी है। अपने जो सुपीरियर ऑफिसर है जिसने उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में इख्तियारात दिए हैं, उसे इन्फॉर्म करना है और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी है। और इसमें मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि इसमें ये जो बताया गया, आपको मैंने बताया कि 3 साल सजा, जो 3 साल या 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम। बट कुछ ऐसे केसेस हैं दोज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, वो जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। बट इन दैट केस सेक्शन 199 सबसेक्शन C makes mandatory for officer in charge police station to immediately register the FIR। ये एक किस्म की आप इसमें एक्सेप्शन समझ सकते हैं कि एक जो उसको पावर दी गई है इंचार्ज पुलिस स्टेशन को कि अगर 3 साल या 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम सजा का कोई ऑफेंस है, उसमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है आफ्टर प्रायर परमिशन फ्रॉम DYSP। बट सेक्शन 199C सेज, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 199 सबसेक्शन जो C है इसकी कहती है, it should be noted that certain sections mentioned in section 199C of the Bharatiya Nyaya Sanhita fall under the punishable range mentioned in the section 173 subsection 3 of BNSS 2023 of 3 years or more but less than 7 years। It is important to remember that the option for a preliminary inquiry is not available for those offenses mentioned in section 199। इट्स अ वेरी वैलिड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये थानेदारों को इंचार्ज पुलिस स्टेशन के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वो अगर खाली सेक्शन 173 की सबसेक्शन 3 को देखेंगे कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम सजा है, तो मुझे इख्तियार है, मैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता हूं। लेकिन अगर उसको इस सेक्शन पे नजर ही नहीं गई BNS की, तो वो फंस सकता है। क्यों? उसमें सजा के प्रावधान भी हैं। देखिए क्या कहती है सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 199C of the Bharatiya Nyaya Sanhita, any officer who fails to record any information given to him under subsection 1 of section 173 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita in relation to a cognizable offence punishable under section 64
up to 64 up to 74, then 76, 77, 79, section 124, section 143 और section 144। अगर ये इनके बारे में अगर उसे इत्तला मिलती है, वो सेक्शन 173 की सबसेक्शन 1 के तहत अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता तो क्या प्रावधान है? He shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अगर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर जाता है तो उसको कैदे बामुशक्कत 6 महीने की, जिसे बढ़ाकर 2 साल तक किया जा सकता है, वो सजा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो अभी कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए जहां से भी जो नॉलेज मिलती है तो उसको हासिल किया जाए ताकि कानून को अच्छी तरह से लागू किया जाए। तो उम्मीद है ये आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें ये सबसेक्शन 3 173 की कहती है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस अफसर को मिलती है जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है लेकिन 7 साल से कम है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो है प्रायर परमिशन हासिल करेगा किसी ऐसे रैंक के पुलिस ऑफिसर से जिसका ओहदा डीवाईएसपी से कम नहीं होगा, और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करेगा। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये असर्टन करने के लिए शुरू करेगा क्या प्राइमा फेशिया केस जो है एग्जिस्ट करता है, क्या इतने एविडेंस जो है मौजूद हैं कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर उसे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, ही हैज टू इमीडिएटली रजिस्टर द एफआईआर, वरना उसके पास ये 14 डेज का समय दिया गया है। एक मैं अपनी सोच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये प्रावधान रखने का, ये प्रोविजन रखने का एक मकसद ये था कि कई बार हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट भी लेके आते हैं पुलिस स्टेशन, या वो ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो उन्हें भी मालूम होता है कि ये झूठी है। तो उस वक्त पुलिस पहले बाउंड डाउन थी कि एज सुन एज ही रिसीव्स, इंचार्ज पुलिस स्टेशन रिसीव्स द रिपोर्ट अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही हैज टू एंटर। तो अब इसको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया इंचार्ज पुलिस स्टेशन को कि भाई आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं ये जानने के लिए क्या प्राइमा फेशिया केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो इसमें एक तो जो झूठे इंफॉर्मेंट्स होंगे तो उनको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पहले ही। दूसरा जो अक्यूज्ड है, जो कि एलिज्ड अक्यूज्ड है, जिसपे की तोहमत लगाई गई होगी, जिसपे कि ये ऑफेंस के किए जाने का इल्जाम होगा, उसको भी मौका मिलेगा, वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। तो एक तो ये है कि इनोसेंट जो है उसको हरासमेंट से बचाया जा सकता है। थर्डली जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉज है, ऑनरेबल कोर्ट्स, उसमें काफी पाइल अप हो चुके हैं केसेस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग, तो उसको भी डिस्करेज करने के लिए ताकि ये जो केसेस, झूठे केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जाए और उसके बाद वो पाइल अप होता जाए वो बंडल, तो इसलिए ये डिस्करेज करने के लिए कि जो जरूरी केसेस नहीं है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है मेकआउट नहीं होता, तो उसको इसी स्टेज से जो है फिल्टर करने के लिए मेरी अपनी सोच है ये प्रावधान जो है दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, इसकी जो सबसेक्शन 4 है, यहां तक हमने पढ़ लिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ठीक है। फोर्थ कहती है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर टू। देखिए अब ये जो इंफॉर्मेंट है इसको भी कुछ जो है राइट्स हैं कि अगर उसने एफआईआर के लिए इंफॉर्मेशन दी, उसकी एफआईआर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने नहीं दर्ज करवाई, उस वक्त उसके पास जो है क्या प्रावधान है, उसको क्या जो इसको एग्रीव्ड बंदे को जो है क्या राहत मिल सकती है। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 173 इसकी सबसेक्शन 4
ये खुद ही बता रही है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करता, उस सूरत में इन दैट केस द इंफॉर्मेंट कैन गिव द इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म एंड बाय पोस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एसएसपी। डिस्ट्रिक्ट एसपी को वो रिपोर्ट दे सकता है, और डिस्ट्रिक्ट एसपी को अगर ये लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन या तो खुद कर सकता है उस केस की, या किसी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो अगर मेकआउट होता है, केस कॉग्निजेबल है, डिस्ट्रिक्ट एसपी या तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या वो अपने किसी मातहत सबॉर्डिनेट से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और दौराने इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको वो तमाम इख्तियारात हासिल रहेंगे जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन को दौराने तफ्तीश रहते हैं। दौराने इन्वेस्टिगेशन जितने भी इंचार्ज पुलिस स्टेशन को इख्तियारात रहते हैं वो उस अफसर को भी रहेंगे जो कि तफ्तीश बाअमल ला रहा है। और अगर इन केस डिस्ट्रिक्ट एसपी भी नहीं एफआईआर दर्ज करते और वो जो इन्फॉर्मेंट है वो हताश हो जाता है कि भाई पहले इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने नहीं कॉग्निजेंस लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट एसपी ने भी नहीं लिया, तो उसके पास क्या विकल्प रह जाता है? देन इसमें लिखा हुआ है एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। फिर उसके पास एक विकल्प रह जाता है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अपनी जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट को अपनी एप्लीकेशन इस बारे में दे। ये सेक्शन जो 173 की सब सेक्शन 4 है, इसमें प्रावधान दिया गया है। ये एसओपी है ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इस पे भी एक जल्दी से नजर मार लेते हैं। द नेचर ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल होना चाहिए ऑफेंस। देन द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन राइटिंग में दी जा सकती है। इफ द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड ओरली, अगर जुबानी दी जाए उसको राइट डाउन किया जाएगा, जोर से पढ़ के सुनाया जाएगा इंफॉर्मेंट को, उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दी जाती है तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर जो है 3 दिन के अंदर अंदर आफ्टर जो इंफॉर्मेशन है उस पर इंफॉर्मेंट के साइन लेने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद है परसुएंट टू सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस 2023 इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अंडर, अगर ये जो ऑफेंसेस हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, अगर ऐसे ऑफेंसेस में रिपोर्ट मिलती है ही इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड दैट एफआईआर इमीडिएटली। एंड वो रिकॉर्ड किसके द्वारा की जाएंगी? वो एक महिला पुलिस ऑफिसर या किसी फीमेल ऑफिसर के जरिए रिकॉर्ड की जाएगी ये इंफॉर्मेशन। फिर इसका है इफ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अफोरसाइड मेंशन्ड सेक्शन एंड इज प्रोवाइडेड, वही आ गया अगर वो परमानेंटली या टेम्पररी किसी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन द्वारा दी जाएगी, उसके घर पे या उसकी पसंद की किसी जगह पे भी जाके इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और द स्पेशल एडुकेटर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। द रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, उसकी इंफॉर्मेशन को वीडियोग्राफ किया जाएगा। फिर उस पर्सन के, उस व्यक्ति के 183 सेक्शन 183 जो है उसके तहत उसके बयानात मैजिस्ट्रेट के सामने एज सून एज पॉसिबल करवाए जाएंगे। ये इसकी एसओपी है सारी। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया oral written or by electronic communication given to officer in charge police station, if given orally reduced to writing, then read over to the informant and signed by him, if given by electronic communication informant to attend police station within 3 days to append his signatures, then substance of the information to be entered in daily diary and FIR recorded once signed by the informant. Then if the information given by the woman shall be recorded by a woman police officer और वुमेन ऑफिसर। और ये जो है पूरी इसकी एसओपी रहेगी। कुछ एसओपीज जो हैं वो इशू की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं जो एसओपीज जो हैं दी गई हैं।
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये जीरो एफआईआर का कंसेप्ट, ये इसका बीज समझ लीजिए। जीरो एफआईआर के कंसेप्ट का बीज हमारे पुलिस मैनुअल में भी था। पुलिस रूल 581, एक्शन व्हेन ऑफेंस ऑकरिंग इन अनदर पुलिस स्टेशन इज रिपोर्टेड। तो उस वक्त ये इस पुलिस रूल में लिखा गया था, व्हेन द ऑकरेंस ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इन अनदर पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन इज रिपोर्टेड, द फैक्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन द डेली डायरी एंड इंफॉर्मेशन शैल बी सेंट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द ऑफेंस was committed. Meanwhile, all possible lawful measures shall be taken to secure the arrest of the offender and the detection of the offense through, though the said rule does not mandate the registration of FIR, but it very nearly aligns with the concept of zero FIR made mandatory by the भारतीय नागरिक। तो आपने देखा कि पुलिस रूल 581 इसमें भी जो है कुछ बीज ही समझ लीजिए, जीरो एफआईआर के कंसेप्ट का बीज इसमें था। अब हम चलते हैं एसओपी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर। A complainant approaches any police station irrespective of territorial jurisdiction to report about the commission of a cognizable offense. Complainant आता है irrespective of jurisdiction, वो आके अपनी cognizable offense की रिपोर्ट देता है। ये पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप आ गया, on receipt of any information regarding the commission of cognizable offense which has been committed outside the territorial jurisdiction of that police station, the officer in charge of police station or the officer on duty records the detail of the complaint in zero FIR register irrespective of the jurisdiction चाहे जो भी है, अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ऑफिसर इंचार्ज या ड्यूटी अफसर जो है वो उस कंप्लेंट को जीरो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसके बाद ये जो है इसको प्रीफिक्स करेंगे। जीरो एफआईआर इस तरह भी लिख सकते हैं और जीरो एफआईआर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी रेलिवेंट सेक्शंस होंगी, जब एफआईआर दर्ज की जाएगी तो इट शुड बी रिप्लिका ऑफ, जैसे कि एफआईआर आमतौर पे हम जुरिस्डिक्शनल मैटर्स में लिखते हैं, ऐसे ही जीरो एफआईआर भी रजिस्टर की जाएगी विद द ओनली डिफरेंस कि इसको नंबर 0 दिया जाएगा। और लेटर ऑन देखते हैं आगे क्या है। आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 173, द ऑफिसर रजिस्टर्स द जीरो एफआईआर, द एफआईआर नंबर इज प्रीफिक्स्ड विद 0 to indicate it is a zero FIR. A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant. जीरो FIR दर्ज करने के बाद इंफॉर्मेंट को उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो FIR if necessary, primary investigation may be done. ये जो SOP इशू की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने लिखा है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर इफ नेसेसरी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बी डन बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द सेम पुलिस स्टेशन। और एग्जांपल भी दी गई है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम। अगर कोई रेप विक्टिम ने अप्रोच किया आपको तो उस वक्त उसका जो मेडिकल है वो करवाया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो आप ये स्टेप ले सकते हैं कि आपने जीरो एफआईआर रजिस्टर की है तो आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दीजिए। या आपको लगता है किसी शख्स के खिलाफ रिपोर्ट मिली है और वो इससे पहले कि उस थाना में इस एफआईआर को ट्रांसफर किया जाए जुरिस्डिक्शनल थाना में, तो ये बंदा भाग जाएगा। एट दैट मोमेंट यू कैन एक्ट एंड अरेस्ट दैट पर्सन ऑल्सो, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज जब्त की जानी जरूरी है, किसी चीज का सर्च किया जाना जरूरी है कि बाद में वो चीज हो सकता है ना पॉसिबल ना हो पाए, तो आप इमीडिएटली एक्शन लेके जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद तो वो कार्रवाई कर सकते हैं और उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनेगा जैसे कि एक आम एफआईआर में बनता है। बाद में जब आप ये केस ट्रांसफर किया जाएगा तो ये रिकॉर्ड दूसरे थाने वाले जो हैं उसको वो जब्त करेंगे और उस जो अपनी कार्रवाई है उसमें ये शामिल करेंगे। देन द थिंग इज एसओपी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR। अभी हमने जीरो एफआईआर के बारे में देखा, अब हम देखते हैं EFIR। ये भी एक नया कंसेप्ट है। जब वर्ड
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह यूज हुआ, तो तब इलेक्ट्रॉनिक या EFIR का जिक्र आ गया। इसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SOP जारी की है ताकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो और कानून को अच्छी तरह से लागू कर सके। तो मेरा भी ये प्रयत्न रहेगा, चलो समझने की कोशिश करते हैं। SOP रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। द कंप्लेनेंट लॉग्स इनटू द ऑफिशियल पुलिस EFIR पोर्टल। कंप्लेनेंट जो है वो जो ऑफिशियल पोर्टल है पुलिस का, उसमें EFIR पोर्टल में जाता है या पुलिस वेबसाइट पे जाता है, या कंप्लेंट को जो है, इंफॉर्मेशन को जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से वो देता है। The complainant fills in the required details or submits the information in his complaint, including personal information, detail of incident and any supporting documents or evidence। पहले स्टेप जो इनिशिएशन का स्टेप है, इनिशिएट कैसे किया जाएगा, कंप्लेनेंट जो है EFIR पोर्टल पे आएगा या पुलिस वेबसाइट पे आएगा या सरकारी नंबरों पे या इंचार्ज पुलिस स्टेशन के जो नंबर होते हैं उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन देगा। उसमें वो ये सभी जिक्र करेगा, अपने पर्टिकुलर्स देगा, क्या ऑफेंस सरजद हुआ है, क्या जुर्म जो है वो वाक़ा हुआ है, और दीगर तमाम मालूमात जो उसके पास मौजूद हैं, अगर कोई एविडेंस मौजूद है तो वो भी जो है फराहम करेगा, वो भी जो है प्रोवाइड करेगा। सेकंड स्टेप जो है, रिप्लाई टू द कंप्लेनेंट एंड एंट्री इन द EFIR रजिस्टर। जब पुलिस ऑफिसर को, इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो देन उनका फर्ज है कि वो इंफॉर्मेंट को या कंप्लेनेंट को रिप्लाई करें उसी मोड में जिसमें उसने इंफॉर्मेशन दी है। फॉर इंस्टेंस, इफ ही हैज यूज द मीडियम ऑफ ईमेल, तो आप ईमेल करके उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच गई है और आप 3 दिन के अंदर अंदर आके इस इंफॉर्मेशन पे हस्ताक्षर कीजिए ताकि हम FIR लॉन्च कर सके। तो ये आ गया रिप्लाई या कम्युनिकेट थ्रू सेम मोड इन्फॉर्मिंग और रिक्वायरिंग द एप्लीकेंट और समवन ऑन हिज पार्ट। देखिए इसमें SOP पे एक चीज और आ गई है, एप्लीकेंट और समवन ऑन हिज और हर बिहाफ, यानी कि जिसने आपको इंफॉर्मेशन भेजी है, कंप्लेंट भेजी है, वो खुद आए या अपनी जगह पे किसी रिश्तेदार को या किसी भी शख्स को वो भेज सकता है। समवन ऑन हिज बिहाफ, हिज या हर, वो अपने बिहाफ पे किसी और को भी हस्ताक्षर करने के लिए भेज सकता है। टू अपीयर बिफोर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन एंड साइन द कंप्लेंट। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ साइनिंग द कंप्लेंट। द मैसेज सो रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जो मैसेज हमें यहां प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, मे बी डाउनलोडेड एंड केप्ट इन अ कंप्यूटर इन द पुलिस स्टेशन। उसको हम डाउनलोड करके पुलिस स्टेशन पे जो कंप्यूटर मौजूद है उसमें हम सेव करके रख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी एंटर्ड इन द कंप्लेंट और EFIR रजिस्टर और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये जो स्टेप है इसमें कह रहे हैं कि जो मैसेज या कंप्लेंट दी गई है उसको डाउनलोड करके पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में रखा जाएगा और इसको जो है एंटर किया जाएगा किसमें, कंप्लेंट या EFIR रजिस्टर में रजिस्टर किया जाएगा, या ऐसे रजिस्टर में जो कि रियासती सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, और इसी की कंप्लायंस में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 30th of June 2024, इन्होंने जो है एक इसको कंप्लाई करते हुए 173 की सबसेक्शन 1 को हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैनर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन। एक निकाली है कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू निकाला है कि आपने किस फॉर्म में जो है ये इंफॉर्मेशन को रखना है। तो इसमें आप देख लीजिए ये नोटिफिकेशन निकली है, इसमें पहले कॉलम में फील्ड है, दूसरे में डिस्क्रिप्शन। एक बार नजर दे देते, डेट एंड मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन,
किस तारीख को और किस मोड से ये जो इतला है मौसूल हुई है, वेदर थ्रू फोन, थ्रू लैपटॉप, थ्रू एनी अदर मीन्स, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो वो यहाँ आपने लिखना है। देन डिस्क्रिप्शन, डेट व्हेन द कम्युनिकेशन वाज रिसीव्ड एंड मोड ऑफ सच कम्युनिकेशन, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कौन सी डेट को क्या इंफॉर्मेशन मिली है, वो क्या डिस्क्रिप्शन में लिखना है, क्या क्या वो ईमेल थी, मैसेज के थ्रू मिली, सोशल मीडिया के थ्रू मिली, या दीगर किसी भी जरिए मिली है, आपने उसमें आपने भरना है, इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट्स एंड प्रिंट आउट्स। इसमें अगर कोई स्क्रीनशॉट्स हैं, प्रिंट आउट्स हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो है आपने ये इस फॉर्मेट में भरनी है। देन नेम ऑफ द पर्सन गिविंग द कम्युनिकेशन, उस व्यक्ति का, उस शख्स का नाम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसमें फिर आ गया डिस्क्रिप्शन में आएगा पूरा फुल नेम ऑफ द पर्सन, एज, जेंडर, उस आदमी का नाम, उसकी उम्र, उसका जेंडर, क्या वो मेल है फीमेल है, ये सारी डिस्क्रिप्शन इधर आपने देनी है। देन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, यहां उस शख्स के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। सिग्नेचर विद इन 3 days ऑफ द कम्युनिकेशन, और ये कितनी देर में लिए जाएंगे? 3 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो हैं वो लिए जाएंगे। देन सबस्टांस ऑफ द कम्युनिकेशन, वो जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, उसका हमने सबस्टांस लिखना है, जिस्ट, कि वो कहना क्या चाहता है, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो सबस्टांस जो है, जिस्ट जो है, वो यहां लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिकेशंस कंटेंट, वही जो इसके कंटेंट्स होंगे उनकी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है इस कॉलम में दी जाएगी। देन उसके बाद आ जाता है ऑफिसर्स नेम, उस अफसर का नाम आ जाएगा जिसने वो रिकॉर्ड पे लिया है, हु हैज रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द ऑफिसर हु टुक द रिकॉर्ड, किसने उस पे जो है उसको रिकॉर्ड किया है। देन आ जाता है डेट ऑफ एंट्री, किस तारीख को यहां एंट्री की गई है, डेट व्हेन द एंट्री वाज मेड इन द बुक, जो बुक मैंने आपको बताई है, यही जो फॉर्मेट है, इसमें किस तारीख को एंट्री की गई है इसके बारे में बताएगा। और 1 जुलाई से ये लागू हो चुका है। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इन कंप्लायंस टू सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 वो फॉर्मेट इशू कर दिया है, और ये थानेदारों के पास होना चाहिए ताकि वो इस फॉर्मेट में जो है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। नेक्स्ट इसका स्टेप है वेरिफिकेशन एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। द सबमिटेड EFIR इज फॉरवर्डेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर इनिशियल वेरिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये इंफॉर्मेशन मिली है तो 3 दिनों तक तो पुलिस ने खुद बैठना थोड़ी है, उन्होंने तो इनिशियली अपने तौर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना है, भाई पता करो क्या प्राइमा फेशिया केस एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ठीक है। द सबमिटेड EFIR इज फॉरवर्डेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर इनिशियल वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो वेरीफाई करने के लिए, वो हमने पढ़ लिया, वही यहाँ रिपीट किया गया। तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं 4th पे, रजिस्ट्रेशन विद इन 3 days, वो भी हमने पढ़ लिया। इफ द इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, द सेम शैल ओनली बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिसर बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय पर्सन गिविंग इट, which means after signing the same FIR will be registered। उसमें हमने ये भी देख लिया, नहीं आता है तो तब क्या प्रोविजन है। और जो है नेक्स्ट लिखा है, ये SOP में दिया गया, however if the nature and gravity of the information sent to the police station through electronic communication requires immediate action or interference by the police, matter may be registered on behalf of the complainant by the investigation officer himself after verifying the facts and circumstances of the information। ये हमने पहले ही समझ लिया कि ग्रेविटी और नेचर ऑफ ऑफेंस, सीरियसनेस देखते हुए ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मेंट के बिहाफ पे खुद ही FIR रजिस्टर करेगा, चूंकि वो सेंसिटिव और सीरियस नेचर का अगर मामला पाया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है आपके साथ, तो इसका आपको कुछ फायदा होगा। और चूंकि वीडियो लंबी है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी
जो कि छोड़ी जा सकती थी। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को जितना भी मालूमाती बना सकूं उतना मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप अपने अपने कमेंट्स में नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, कोई इसमें कमी पेशी जो है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है दुरुस्त किया जा सके और बेहतर किया जा सके। तो इसी के साथ यहीं हम इसको एंड करते हैं। जय हिंद।